जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लॉक 7 की पैथोलॉजी हीमेटोलॉजी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे और हम लोगों ने डीआईसी स्टार्ट किया था। ठीक है, डीआईसी में मैंने आपको इसका एक जनरल कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा मैंने आपकी बुक के मुताबिक जो इसकी पैथोजेनेसिस है सारी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, इसके ट्रिगर्स बताए थे और मैंने आप लोगों को बताई थी कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर ये हो रहा होता है। मैंने आपको इसका निमोनिक भी बताया था, दैट इज मॉम्स मेलिग्नेंसी, ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशंस, मेजर ट्रॉमा एंड सेप्सिस। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो हियर इज द नेक्स्ट वीडियो। अब हमने इसमें क्या पढ़ने हैं कि डीआईसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि डीआईसी में क्या हो रहा होता है कि जितनी भी आपकी बॉडी की माइक्रो वास्कुलेचर है, माइक्रो सर्कुलेशन है, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वहाँ बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन वो तो आपकी बॉडी ने पहले ही कंज्यूम कर लिया। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजम्पटिव कोगुलोपैथी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला इसका नतीजा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग इनसाइड वेसल्स। जो आपकी बॉडी की माइक्रो सर्कुलेशन होगी यानी कि आर्टरियोल्स और कैपिलरीज होंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फाइब्रिन की डेपोजिशन, थ्रोम्बिन की डेपोजिशन, क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब क्लॉट्स बन जाएंगे वेसल्स के अंदर, तो वेसल्स के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा एमआई होता है, किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि वो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्लॉट बन जाता है और क्लॉट बनने की वजह से हार्ट का जो पार्ट होता है ना, वहाँ तक ब्लड नहीं जा पाता और वहाँ का जो पार्ट होता है हार्ट का, जिस पार्ट तक ब्लड नहीं जा पाता, वहाँ पे क्या हो जाता है, नेक्रोसिस और हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह जब वेसल्स के अंदर पूरी बॉडी की वेसल्स के अंदर अब तो क्लॉट्स बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस्कीमिया और टिश्यू नेक्रोसिस। यानी कि जिस पार्ट को फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी तक जानी थी, वो आर्टरीज या कैपिलरीज किडनी तक जानी थी और उनके दरमियान रास्ते में क्या हो गई है, क्लॉटिंग हो गई है, तो फिर किडनी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो टिश्यू नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, एक इसका कॉन्सिक्वेंस इस्कीमिया हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, माहा या फिर माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसको हम दूसरा बच्चा हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, एक तो हमारे पास वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसकी वजह से इस्कीमिया यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा उस जगह को और उस ऑर्गन का निक्रोसिस यानी कि वो ऑर्गन गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता है, मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जो कैपिलरीज वगैरह होती है वहाँ से इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। जब आरबीसीज ने वहाँ से पास होना होता है तो वो अपनी शेप को थोड़ा सा बदल के वहाँ से गुजरते हैं, जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेजल है, यहाँ पे जो कैपिलरी है जहाँ से आरबीसी गुजरना था, उसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे क्लॉट्स बने हुए, तो आरबीसी क्या वहाँ से गुजर पाएंगे, वहाँ से नहीं गुजर पाएंगे बच्चों। वहाँ से गुजरते गुजरते ही आरबीसीज की जो शेप होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और आरबीसीज की हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया या माहा। और इसमें क्या होता है, आरबीसीज ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो पहला इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया कि वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो जाएगी, उसकी वजह से वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, इस्कीमिया हो सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है और माहा हो सकता है। दूसरा बच्चों इसका कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या हो सकता है कि इसमें क्या हो रहा होता है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिप्लीशन। जितने भी प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये हमारे पास क्लॉटिंग का रॉ मटेरियल होता है। जब आपके पास जो क्लॉटिंग का रॉ मटेरियल था वो इस्तेमाल हो गया और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, लेकिन वो तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, आपकी बॉडी ने यूज़ कर लिए। अब जो प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स डिप्लीट हो चुके हैं तो बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो गया। पहले हमने क्या पढ़ा कि पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, और निक्रोसिस हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा कि माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ये पता नहीं लाइट का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा कि ब्लीडिंग हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और चौथे नंबर पे हम क्या पढ़े कि रिलीज ऑफ प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इन तमाम कंडीशन में प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्चों प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाती हूँ। बेसिकली ना हमारे पास प्लाज्मिन होती है एक चीज़, प्लाज्मिन एक एंजाइम होता है, एक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है जिसका काम क्या होता है कि इससे फाइब्रिनोलाइसिस करनी होती है, यानी कि जो फाइब्रिन के क्लॉट्स बने हैं ना बॉडी के अंदर उसको जाके ब्रेक करना होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन डीआईसी के अंदर हर चीज़ अनकंट्रोलेबली हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड स्पीड पर हो रही है। प्लाज्मिन जो होता है ना वो हमारे पास है एक्टिवेटेड फॉर्म, इसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन हमारे पास नॉर्मली बॉडी के अंदर होता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास डीआईसी के अंदर प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे पास डीआईसी के अंदर प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स बहुत ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनना स्टार्ट हो जाता है। प्लाज्मिन का काम क्या है, फाइब्रिनोलाइसिस, ये क्लॉट ब्रेकर है, इसने जाकर क्लॉट को ब्रेक करना है। जब ये फाइब्रिनोलाइसिस करेगा तो बहुत ज़्यादा क्लॉट है बॉडी के अंदर और हर क्लॉट ब्रेक होगा तो वहाँ से फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट रिलीज होंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आया। प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बना क्योंकि प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स रिलीज हो रहे थे। ये प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जहाँ एक्ट करेंगे प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनेगा।
जो कि फाइब्रिनोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉट का ब्रेकर है। फाइब्रिन का क्लॉट होता है ना, तो इसने क्लॉट को ब्रेक करना है, फाइब्रिनोलाइसिस करनी है, फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट रिलीज होंगे। और ये जो बच्चों फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहे होते हैं, ये एंटी थ्रोम्बिन होते हैं, यानी कि उन्होंने प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे वाले क्लॉट होंगे ना, वो भी डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बच्चों आप लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही हो कि आप लोग कह रहे हो कि अगर ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो है ना वो क्लॉट को डिजोल्व करें तो फिर तो अच्छी बात है, हमने तो बॉडी के अंदर क्लॉट को डिजोल्व ही करना है ना। लेकिन बच्चों इसकी मिसाल इसी तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक शहर के अंदर आग लग जाती है और हम फायर फाइटर को बुलाते हैं, तो फायर फाइटर का क्या काम होता है कि उसने पानी डालना है आग के ऊपर, तो जो अच्छी वाली इफेक्ट होगा उसका कि आग तो बुझ जाएगी, बिल्डिंग के अंदर जिनके अंदर आग लगी हुई है उनके अंदर बुझ जाएगी। लेकिन अगर वो दूसरी बिल्डिंग के अंदर भी पानी डालना शुरू कर देगा तो वो बिल्डिंग तो खराब हो जाएंगी, वहाँ तो आग थी ही नहीं, उनको तो हमें पानी डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने सबके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। इसी तरह बॉडी के अंदर कुछ अच्छे वाले क्लॉट भी हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग, आपको पता है दिन में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, हमारी वेसल्स होती हैं वो नॉर्मली भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो क्लॉट जो है ना वो ब्लीडिंग को रोक रहा होता है। लेकिन ये जो फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आएंगे ये हर चीज़ को ही तोड़ना शुरू कर देंगे, तमाम क्लॉट्स को डिजोल्व करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ से जैसे वेजल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अब यहाँ पे ज़रूरत थी क्लॉट की, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत के तहत क्लॉट बना, इसने यहाँ से ब्लीडिंग को रोका इस वेजल से। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, इस क्लॉट को भी डिजोल्व कर दिया, तो क्या हुआ, इस वेजल से भी ब्लीड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इन तमाम चीज़ों के नतीजे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं भी आती ना तो आप लोग उसको छोड़ दो, बस आप लोग इस्कीमिया, महा और ब्लीडिंग को याद रख लो, इतना काफ़ी है, ये कोई भी आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी। मैंने आप लोगों को जो इफेक्ट बताया वो समझ आ गया ना बच्चों, इस्कीमिया हो रहा है, महा हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है। कॉन्सिक्वेंसेज बस हमारे पास ये तीन ही है, इस्कीमिया, महा और ब्लीडिंग। इसका निमोनिक बना लो, बीएमआई बना लो। बीएमआई होता है ना बॉडी मास इंडेक्स, बी से ब्लीडिंग, एम से महा और आई से इस्कीमिया। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो आप कर लोगे ना बच्चों इसको। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है कि हम लोगों को कैसे नजर आता है, माइक्रोस्कोप के नीचे तो इतना ज़्यादा नहीं बताया हुआ, बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आपकी बॉडी की माइक्रोवास्कुलेचर है, जो आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज है, लार्जर वेसल की बात नहीं कर रहे बच्चों, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे माइक्रोथ्रोम्बाई यानी कि क्लॉट्स, माइक्रो मतलब बहुत छोटे और थ्रोम्बाई मतलब वो थ्रोम्बिन के बने हुए होते हैं, फाइब्रिन के बने हुए होते हैं, इसलिए कह रहे हैं माइक्रोथ्रोम्बाई की फॉर्मेशन हो जाती है। कहाँ कहाँ पे, किडनीज, एड्रीनल ग्लैंड्स, ब्रेन और हार्ट, ये ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं बनने के। अब किडनीज में हमारे पास क्या होगा, जब फाइब्रिन थ्रोम्बाई यहाँ पे क्लॉट्स बन जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फोकल ग्लोमेरुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो रीनल कॉर्टेक्स, आपको पता है ना कॉर्टेक्स होता है, एक मंडला होता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर इन्फार्क्ट उसी को बोलते हैं, जिस तरह हमारे पास वो होता है एमआई होता है ना, उसी तरह से छोटे छोटे इन्फार्क्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे इस्कीमिया डेवलप हो सकता है, बायलैटरल रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है। इसके पास नाम याद करते जाओ। एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम हो सकता है। हार्ट और ब्रेन के अंदर भी इन्फार्क्ट हो सकता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर शीहान पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, बच्चों बस ये नाम याद करने, बेसिकली आप याद रखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फार्क्ट, नेक्रोसिस, वही इस्कीमिया है, ब्लीडिंग या महा है, ठीक है। अब बच्चों इसका क्लिनिकल फीचर अगर हम देखें तो पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा डीआईसी का, तो बच्चों इसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है और क्रॉनिक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। एक्यूट प्रेजेंटेशन हमारे पास हो सकती है फॉर एग्जांपल ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन के केस में, क्रॉनिक हो सकती है फॉर एग्जांपल एडिनोकार्सिनोमा या कैंसर के केस में। एक्यूट प्रेजेंटेशन वाला जो बंदा होता है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, क्रॉनिक वाला बंदा बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस या फिर क्लॉट फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट करता है। एक्यूट वाले के अंदर अगर आप कोगुलेशन टेस्ट कराएंगे तो वो आपको एबनॉर्मल मिलेंगे, और क्रॉनिक वाले के अंदर अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपको माइल्ड लैब एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है बच्चों। मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है, किस किस कंडीशन के साथ बंदा आ सकता है, वो शॉक हुआ होगा, उसको एक्यूट रीनल फेलियर, डिज्निया, पेटिकी, एकिमोसिस, क्योंकि प्लेटलेट्स यूज़ हो गए हैं तो पेटिकर एकिमोसिस तो हो गई, साइनोसिस, कन्वल्शन, कोमा और सवेयर हैमरेज हो सकता है जीआईटी और यूटीआई के अंदर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम कंडीशन एक पेशेंट के अंदर मौजूद हो, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, 2-3 कंडीशन भी हो सकती हैं। शॉक हो सकता है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीड करेगा तो वह हेमरेजिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। रीनल फेलियर क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि बायलैटरल रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, किडनी की जो सप्लाई है, परफ्यूजन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ग्लोमेरुलाइटिस हो सकता है। डिज्निया क्यों होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया, और ब्लड ने आपको क्या करना होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करना होता है, जब ब्लड नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। फिर ठीक है, एकिमोसिस मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास क्या होता है, जब प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम रह जाएं तो छोटे छोटे निशान, अगर छोटे हैं तो पेटिकी और एकिमोसिस होते हैं, बड़े बड़े ऐसे पर्पल कलर के ब्लॉचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये, क्योंकि अंडर द स्किन आपके पास जो कैपिलरीज होती हैं वो लीक करना स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, वो ब्रूजेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो पेटिकी एकिमोसिस इनको बोलते हैं। साइनोसिस भी वही चीज़ होती है बच्चों, ब्लूइशनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि खून की कमी हो गई, या कन्वल्शंस और कोमा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये भी खून की कमी की वजह से, या फिर सीएनएस के अंदर अगर
जो है ना वो इन्फार्क्ट्स वगैरह बन रहे हैं, तो इस वजह से कन्वर्शन जो कॉमा हो सकते हैं। इसके अलावा सिवियर हैमरेज होते हैं, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है बंदे को जीआईटी ट्रैक के अंदर या फिर यूरिनरी ट्रैक के अंदर। और लेबॉर्ट्री अगर हम कराएंगे ऑफ कोर्स आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, प्लेटलेट काउंट कम मिलेगा आपको, पीटी और पीटीटी आपको इलोंगेटेड मिलेगा। पीटी और पीटीटी क्या होता है, इसके लिए आपको मेरी जो ओवरव्यू वाली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाली वीडियो थी ना, वो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को डीएसी की समझ आएगी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हमारे पास बढ़ा हुआ होगा। क्यों बढ़ा हुआ होगा? क्योंकि हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एबनॉर्मल हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी हैं। इसके अलावा फाइब्रिन के स्प्लिट प्रोडक्ट प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या बात की है कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने का प्रोसेस, हमने यहाँ पे क्या बात की है कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज होते हैं तो प्लाज्मिन बन जाता है। प्लाज्मिन क्या करता है? फाइब्रिनोलाइसिस करता है। फाइब्रिनोलाइसिस करेगा तो फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक फ्लो चार्ट आप लोगों को बताऊंगी, और अगर यही आप लोग याद करो, किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, 5 मिनट के अंदर ये लगा के सिर्फ मेरा लेक्चर सुने, ये फ्लो चार्ट याद करे और पेपर देने चला जाए। मैं गारंटी करती हूँ आप लोगों को रॉबिन्स पढ़ने की जरूरत है। इतना बड़ा रॉबिन्स के अंदर बच्चे, मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ से इसने ये स्टार्ट किया, मैं ये वाला पूरा पेज, फिर ये वाला पूरा पेज और ये वाला पेज, उसने डीआईसी बताई थी आपको, इतना ज़्यादा बड़ा पेज। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को ये फ्लोचार्ट बता देती हूँ। बेसिकली हमने क्या पढ़ी थी, हमने 4 कंडीशन थी जो याद करनी थी। मॉम्स, उसका निमोनिक था, मेलिग्नेंसी, ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन, मेजर ट्रॉमा या सेप्सिस वगैरह। इन चारों की वजह से होगा क्या कि प्रोकोगुलेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, प्रोकोगुलेंट ज़्यादा हो जाएंगे या फिर वाइड सेपरेट एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? टिश्यू फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब टिश्यू फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्लॉटिंग के पाथवेज ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ज़्यादा हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा पाथवेज हो जाएंगे तो हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वाइड सेपरेट माइक्रोवास्कुलर क्लॉटिंग, यहाँ पे फाइब्रिन की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो आपकी माइक्रो सर्कुलेशन है, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से इस्कीमिक टिश्यू डैमेज भी हो सकता है और महा भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला कॉन्सिक्वेंस हो गया। और ये इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस, तीसरा ब्लीडिंग है, वो मैं बता दूं कैसे होता है। अब जब इतने ज़्यादा क्लॉटिंग के पाथवेज ओवर एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट होंगे, जो इसका रॉ मटेरियल होता है क्लॉटिंग का, वो यूज अप हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी? कंजम्पटिव कोगुलोपैथी। कंजम्पटिव मतलब कंजम्पशन हो चुकी है क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट की, उसकी वजह से कोगुलोपैथी, उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो गई है? कोगुलेशन, यानी क्लॉट बनना स्टार्ट हो गए हैं। और जब क्लॉट्स वगैरह बन गए हैं और अब हमारे पास जब प्लेटलेट्स खत्म हो गए हैं तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका तीसरा कॉन्सिक्वेंस हो गया, ब्लीडिंग। इसके अलावा जब क्लॉटिंग के पाथवेज ओवर एक्टिवेट होते हैं तो हमने बात की थी कि प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जब प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो उसने क्या करनी है? फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस जब करेगा तो फाइब्रिन के स्प्लिट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो भी अल्टीमेटली ब्लीडिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मिन होता है वो ना, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, आई थिंक 7 और पता नहीं कौन से हैं, मैं एक मिनट देख के बताती हूँ आप लोगों को। फैक्टर 5 और फैक्टर 8, प्रोटियोलाइसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर 5 और फैक्टर 8, इनकी ना प्रोटियोलाइसिस यानी कि इनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। 5 और 8 क्लॉटिंग फैक्टर को तोड़ना शुरू कर देता है प्लाज्मिन, और वो भी अल्टीमेटली ब्लीडिंग को कंट्रीब्यूट करता है। हीमोफीलिया लाइक इसकी मैनिफेस्टेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दें, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, वरना मैं आप लोगों को बुक से भी दिखा देती। ये वाला मैंने सारा डिकोड कर दिया आपको, ये वाला टेबल याद करने की इतनी ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको सारी बता दी, पैथोजेनेसिस बता दी, यहाँ से मैंने आपको इसके क्लिनिकल फीचर्स भी बता दिए हैं। कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने बिला झिझक मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्टार्ट करते हैं।